नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, सामाजिक विज्ञान की पूरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 13 यूनिट था आपके। 13 यूनिट कंप्लीट होने के बाद में लगातार MCQ सीरीज भी हम लाते जाएंगे। देखिए, इसके पहले मैंने ऑलरेडी 7 MCQ सीरीज 30 क्वेश्चन पर डे का डाल दिया है। उन 7 वीडियो को आप देख लेंगे, मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है। आज का हमारा ये 8वां वीडियो है। MCQ नंबर 8 है, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य की क्लासेस हमने ले लिया है, मौर्य साम्राज्य अच्छे से बता दिया है। आइए हम मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ कुछ MCQs चर्चा करेंगे। 30 MCQs आज के सेशन में होंगी। मेरे दोस्तों, जब मौर्य साम्राज्य की बात आती है तो हम सबसे पहले यही जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इसको आप जान रहे हैं। और ये तो प्रथम शासक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कौन हुए? तो आपका बिंदुसार हुए। बिंदुसार में के बाद में आपका कौन हुए मेरे दोस्तों? अशोक हुए। अशोक के बाद में इस तरह से एक क्रम है जो कि चलता गया है। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम हम MCQ पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मौर्य साम्राज्य या मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? देखिए, जो बिंदुसार है कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या आजीवक धर्म? तो ये जो बिंदुसार है, ठीक है मेरे दोस्तों, तो बिंदुसार किसके अनुयायी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आजीवक धर्म के अनुयायी थे। और ये पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। क्लियर है ना? चलिए इसको हम थोड़ा सा समझ ले। देखिए, ये आजीवक धर्म के क्या थे? अनुयायी थे आपके मौर्य सम्राट बिंदुसार। अब ये जो बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। कौन थे मेरे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के ये उत्तराधिकारी थे। और इस बिंदुसार का एक और नाम भी था। और क्या नाम था? अमित घात, जिसको अमित्रोचेडस के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात अमित घात भी इस बिंदुसार को कहा जाता है। और इस बिंदुसार को एक और उपाधि मिली है दोस्तों। क्या उपाधि मिली है? तो 2 समुद्रों के विजेता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये प्रश्न आता है ना। तो 2 समुद्रों का विजेता बिंदुसार को कहा जाता है। और कौन कौन से समुद्र हैं? तो एक तो है आपका अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। तो ये है छोटी छोटी बात है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। और इस जब बिंदुसार का शासनकाल आया, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आया ना, दूसरे नंबर में इसका शासनकाल आया। तो जब बिंदुसार का शासनकाल आया तो इस दौरान भी जो है इसके महामंत्री कौन हुआ था? प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य ही थे। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य थे ना, ठीक वैसे ही बिंदुसार के भी महामंत्री या प्रधानमंत्री कौन थे भाई? तो चाणक्य थे। क्लियर है ना? समझ में आ गया? चलिए आगे बात करता हूं। प्रश्न नंबर दूसरा है, मौर्य काल में निम्न में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? देखो, मौर्य काल की बात हो रही है, तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी वल्लभी या डी उज्जैन? तो बात हो रही है मेरे दोस्तों मौर्य काल की। और जब मौर्य काल की बात होती है तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ए तक्षशिला। ठीक है ना? और देखिए थोड़ा इसको समझ लीजिए। तो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था, जो कि वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा आइए, क्या कहते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था? देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था इसको बताना है। पहला है आपका कुणाल, दूसरा है दशरथ, तीसरा है बृहद्रथ और चौथा है आपका संप्रति। तो कौन है भाई? आपके
मौर्य काल का जो अंतिम शासक है। ठीक है भाई, ये भी आपका सीजी व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। और बृहद्रथ जो है मौर्य काल का अंतिम शासक है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आगे कूट संकेतन से जुड़ा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 है। देखिए, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अस्तित्व में थे। देखो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना किसने की, ये प्रश्न आता है ना, तो यहीं से याद रख लेना, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य की नहीं। ठीक है, कौटिल्य ने की थी। अब इसके अनुसार मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था है, तो निम्न न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन से न्याय व्यवस्था अस्तित्व में थे, तो अलग अलग ऑप्शन है। पहला नंबर है धर्म महापात्र, धर्मस्थनीय, रज्जुक और कंटक शोधन। तो यहाँ पर कूट संकेतन दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, मतलब आपका धर्मस्थली और कौन था भाई, कंटक शोधन, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। सीजीपीएससी के प्री के परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेता हूं। प्रश्न क्रमांक 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 से आगे हम बात करते हैं। देखिए, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे, ये जो प्रश्न है आपको दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। देखिए, कौन से मौर्य शासक थे जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे? ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, तीसरा है बिंदुसार और चौथा है दशरथ। तो जिन्होंने बौद्ध धर्म को माना है, तो किसने बौद्ध धर्म को माना है भाई? ध्यान से सोचेंगे समझेंगे तब चीजें जो है समझ में आती है। ठीक है, तो एक चीज तो हम जान रहे हैं, जो सम्राट अशोक थे, ये कौन थे? यही जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है ना। बिंदुसार कौन थे? ये तो आजीवक संप्रदाय के थे। ठीक है भाई, तो आपके बौद्ध धर्म को मानने वाले। और चंद्रगुप्त क्या है? चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, तो इसका सटीक उत्तर एक ऑप्शन ये वाला आ गया, दूसरा वाला। तो जिसमें दूसरा वाला है तो क्या क्या है? तो देखो भाई, उत्तर हो जाएगा डी 2 और 4। मतलब क्या है? अशोक और दशरथ ये दोनों हैं जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त क्या थे? जैन धर्म के थे। और बिंदुसार किसके थे भाई? अभी हमने बताया, जो बिंदुसार थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, ये जैन थे, ये आजीवक संप्रदाय। तो और ये दोनों जो है आपका बौद्ध संप्रदाय के थे, बौद्ध धर्म के थे। इसलिए अशोक ने अपने बेटे और बेटियों को, है ना, प्रचार के लिए भेजा था। आपने पढ़ा होगा, मैंने डिटेल्ड इसको बताया है, ज्यादा बात नहीं करूंगा भाई, एमसीक्यू ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6वां है। निम्न में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? देखो कौन सा जो है खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, खरोष्ठी लिपि में अशोक कालीन जो अभिलेख, तो कौन सा अभिलेख है? कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी या मेरठ? तो कौन सा है मेरे दोस्तों जो कि आपका खरोष्ठी लिपि में है? तो उत्तर हो जाएगा शाहबाजगढ़ी। ठीक है, शाहबाजगढ़ी जो कि आपके खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है। देखिए, शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, जो कि पाकिस्तान से हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 7वां की। तो प्रश्न क्रमांक 7वां क्या कहता है? निम्न में से कौन सा मौर्य शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? देखिए, मैंने यही प्रश्न अभी बताया और बात किया है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार कौन थे भाई? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और ये जो दशरथ है बौद्ध के हैं, अशोक भी बौद्ध के हैं, और चंद्रगुप्त किसके अनुयायी थे मेरे दोस्तों? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। क्लियर है ना। चलिए
प्रश्न क्रमांक 8वां की तरफ बढ़ जाते हैं और प्रश्न 8वां क्या कहता है भाई, निम्न में से कौन सा मौर्य शासक अमित घात के नाम से जाना जाता है। व्यापम की परीक्षा में आया हुआ है, सभी प्रश्न जो है व्यापम से पूछे गए हैं। तो कौन सा मौर्य शासक अमित घात के नाम से, मैंने पहले क्वेश्चन में ही समझा दिया है, अमित घात के नाम से किसको जानते हैं मेरे दोस्तों, तो बिंदुसार को अमित घात के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है भाई, बिंदुसार। तो उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है ना। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अस्तित्व में था। देखो मौर्य काल में कौन सा विश्वविद्यालय अस्तित्व में था, प्रश्न हमारा यही है, ठीक है। तो कौन सा विश्वविद्यालय था मेरे दोस्तों जो कि आपके मौर्य काल में था, ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी वल्लभी या डी सारनाथ। तो बढ़िया आंसर है तक्षशिला, जो है आपका कहां पर था, तो मौर्य काल में ये जो तक्षशिला में क्या था भाई, एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्तों, सीजी व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, निम्न में से किसने कहा था कि मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित है या विभाजित था। देखिए भाई भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था, 7 वर्गों में विभाजित था। ये किसने कहा है, तो ऑप्शन है आपका कौटिल्य, मेगास्थनीज, याज्ञवल्क्य और हेरोडोटस। तो किसने कहा भाई, मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त है। ये बातें कथन जो कहा है वो है आपका मेगास्थनीज, याद रखना। किसने कहा भाई, तो मेगास्थनीज ने कहा। सीजी व्यापम के फूड सिक्योरिटी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सीजी व्यापम में भी पूछे गए सवाल है ये, निम्न में से किसने जो है मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और उनके कार्यों का वर्णन किया है। तो मौर्य प्रशासन के विभाग और उनके कार्यों का वर्णन किसने किया है, ए कौटिल्य ने, बी कलहर ने, सी मेगास्थनीज ने या डी डियोडरस ने। तो किसने कहा है मेरे दोस्तों, कौटिल्य ने। और कौटिल्य ने क्यों कहा, क्योंकि कौटिल्य ही प्रधानमंत्री थे, महामंत्री थे, है ना भाई। तो ये बहुत सारे विभागों का ये देखरेख भी करता था, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ए कौटिल्य। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, सवाल नंबर 12वां है हमारा। देखिए वेजेंटाइन, जिसे सीरिया का नाम दिया गया है, सीरिया के निम्न में से किस शासक से मौर्य सम्राट बिंदुसार ने मैत्री संबंध स्थापित किया था। मतलब मित्रता का संबंध था, किसके साथ, बिंदुसार के साथ। कौन है भाई, ए सेल्यूकस निकेटर, बी एंटियोकस, सी आपका थियोडोडस और डी इरास्मस। तो कौन है मेरे दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा इसका बी एंटियोकस प्रथम, जिससे जो है आपका सम्राट बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया था। मतलब मित्रतावश जो है इन दोनों के बीच में संबंध था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। देखिए भाई पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी, ठीक है। ऑप्शन है आपका कुणाल, बी संप्रति, सी बृहद्रथ और डी दशरथ। तो पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी, आपके पास ऑप्शन थे, उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ की हत्या की थी, ठीक है ना। सीजी व्यापम में आपके पूछे गए प्रश्न है। और यहाँ पर अगले सवाल की तरफ हम बढ़ें। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 14 है, अशोक महान निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित थे। देखो भाई अशोक, तो मैंने अभी अभी बात किया, बताया भी आपको कि जो है मौर्य वंश में ये सभी आते हैं। तो ए हर्यक वंश, बी शिशुनाग वंश, सी मौर्य वंश या डी शुंग वंश। तो उत्तर भाई सही है आपका सी हो जाएगा मौर्य वंश, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी बात किया, सबसे पहले आया चंद्रगुप्त मौर्य आया,
बिंदुसार आया, अशोक आया, बाकी इधर जितने भी हैं फिर आते चले गए हैं। तो ये मौर्य वंश के थे अशोक। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है मेरे दोस्तों, अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो नहीं है बताना है ना, तो क्या हो जाएगा, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। बी, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या करता है भाई, अर्थशास्त्र उस समय आर्थिक जीवन लोगों का कैसा था उसकी जानकारी हमको इस अर्थशास्त्र से मिलता है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर आपका 16। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, 16 बम का गोला है। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश के किस शासक से हुआ था। देखिए भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो संघर्ष है, ए महानंद से हुआ, बी महापद्मनंद से हुआ, सी घनानंद से हुआ, या डी दयानंद से हुआ। तो मेरे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो संघर्ष है नंदन वंश के अंतिम शासक घनानंद से हुआ था। याद रखना घनानंद जो है नंद वंश के अंतिम शासक थे और इसी के साथ में क्या हुआ था भाई, संघर्ष हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा सी आपका घनानंद। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए, और प्रश्न 17 क्या कहता है मेरे दोस्तों, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन कर लिया। देखो अशोक ने बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन कर लिया, कौन से युद्ध के बाद में ऐसा किया। देखिए साथियों जो अशोक है, ठीक है, तो पहले तो मैं अशोक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। ये जो है अशोक कौन था, तो बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था भाई, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, और जब ये अशोक जो है बिंदुसार के बाद अशोक को ही सम्राट बनाया गया, लेकिन जब इसके पिता थे मतलब बिंदुसार जब सम्राट थे, ठीक है ना, तो ये इस समय ये क्या करते थे, तो अशोक जो है सम्राट बनने से पहले अवंती का क्या था, ये प्रांतपति था। ठीक है, और ये मौर्य वंश से हैं और इस अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया है, इसको भी याद रखना। और इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था भाई, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बात है जिसको आप सभी को ध्यान में रखना है। अब यहाँ सवाल हमारा ये आया कि कौन से युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन करा लिया। तो कलिंग युद्ध जब हुआ और कलिंग युद्ध के बाद ही क्या किया, अशोक ने धर्म बदल करके बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब कलिंग युद्ध की जब बात आई तो कलिंग युद्ध आखिर हुआ क्यों था, है ना, तो अनेकों रीजन है इनके। चलिए एक दो रीजन पर मैं बात कर लेता हूं। तो साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीतियों की वजह से कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग जो है व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, मतलब यहाँ पर व्यापार बहुत ज्यादा अच्छे से होता था। ये भी एक प्रमुख वजह रही कि जो है इस कलिंग को जीतने का राजाओं में होड़ लगी हुई थी। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है हाथी भी मिलते थे और हाथी पाने के लिए भी जो है इस पर आक्रमण किया गया था। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 18वां देख लीजिए। 18वां क्या कहता है भाई, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था। वही चीजें हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पटवारी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है 2017 में। तो बिंदुसार कौन से धर्म के अनुयायी थे, ए बौद्ध धर्म वैदिक धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, या डी आजीवक धर्म। तो मैंने शुरू में कहा है बिंदुसार की जब बात आती है तो ये आजीवक धर्म के क्या थे भाई, अनुयायी थे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 है मेरे दोस्तों, और प्रश्न 19 क्या कहता है, अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का सभापति कौन था। देखो अशोक के काल में जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था उसके सभापति कौन थे, ए महाकश्यप, बी मोगलीपुत्र तिस्म, या सी पुराना कश्यप, या डी पकुदा कच्चायन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई बी मोगलीपुत्र
30वां आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20वां क्या कहता है, निम्न में से किस प्राचीन साहित्य में उपभोक्ता संरक्षण का प्रावधान है। उपभोक्ता संरक्षण का प्रावधान किसमें है? ए सुश्रुत संहिता, बी अर्थशास्त्र, सी पुराण या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सटीक उत्तर होगा मेरे दोस्तों बी अर्थशास्त्र। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 हो गया। 21वां की तरफ आते हैं। देखिए भाई प्रश्न क्रमांक 21वां आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। गांव के शासन स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? ए कुषाण ने, बी द्रविड़ ने, सी आर्य ने या डी मौर्य ने। उसका उत्तर अगर इसका हम कहें तो मौर्यों ने क्या किया था भाई? शुरू किया था। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 22। देखिए सवाल नंबर 22 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी सम्राट अशोक के शासन काल की प्रमुख घटना थी जिसने उसके संपूर्ण जीवन को बदल दिया? देखो अशोक के शासन काल में कौन सी घटना थी जो कि संपूर्ण जीवन को बदल दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया? इसके ठीक पहले वाला प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाया गया है मेरे दोस्तों, सीधी व्यापम में पूछे गए हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध ही एक ऐसा युद्ध रहा है जिसके बाद अशोक का जीवन पूरी तरीके से क्या हो गया था भाई? बदल गया था। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 देखो, प्रश्न 23 क्या कहता है मेरे दोस्तों? तो प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्न में अब श्रेणियां दी गई है, इनको सुमेलित करना है, दोनों साइड आपको दिख रहा होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका श्रेणियां। अब ये जो श्रेणियां हैं व्यापारिक संघ से जुड़ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यदि कर्षार्पण से बात करूं मैं तो ये सिक्का से जुड़ेगा। पैठन जो है आपका मेरे दोस्तों तो ये तो बाजार से जुड़ेगा। और कल्याण किससे जुड़ेगा? बंदरगाह। तो इसका सटीक उत्तर क्या हो सकता है? आपका बी हो जाए। क्लियर है? बिल्कुल आपका बी इसका सटीक उत्तर है। ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक जो है 24। प्रश्न 24 क्या कहता है मेरे दोस्तों? तो देखिए यूनानी लेखकों ने किसे अमित घात कहा है? देखिए प्रश्न बार बार आ रहे हैं ना, घुमा के पूछा जा रहा है, सीजीपीएससी में आ गया है ये क्वेश्चन। तो यूनानी लेखकों ने किसे अमित घात कहा है? तो बिंदुसार को क्या कहा है भाई? अमित घात कहा है। तो ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु या डी अशोक या बिंदुसार। तो बिंदुसार को कहे ना, बिंबिसार नहीं है, बिंदुसार है। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं आगे। और अगला हमारा जो प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 25 क्या है, निम्न में से किस एक देश जो है एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ए कैल्सी में या बी रुम्मिनदेही में, सी विशिष्ट कलिंग राज आदेश या डी मास्की। तो इसका सटीक उत्तर होगा मेरे दोस्तों डी मास्की हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 26वां की तरफ बढ़ गए हैं। और प्रश्न 26 क्या कहता है मेरे दोस्तों, निम्न में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे कि सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? ठीक है। तो सुदूर देशों के सीरिया और मिस्र के साथ कौन सा राजकीय संबंध थे? ए चोल का, बी गुप्त काल का, सी मौर्य काल का या डी पल्लव। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी मेरे दोस्तों। मौर्य काल में राजवंशों के शासकों के सुदूर देशों जैसे कि सीरिया, मिस्र के साथ कौन से संबंध थे मेरे दोस्तों? तो राजकीय संबंध थे। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 तो हमने देख लिया है। प्रश्न क्रमांक 27 की तरफ बढ़ जाते हैं। और प्रश्न 27 भी इंपॉर्टेंट है भाई, 30 क्वेश्चन करेंगे, कुछ ही प्रश्न हमारा बचने वाला है और उसको भी हम कवर कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 27 देखो, ईसवी सत्र के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्न में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था का ध्यान दिया? देखो भाई जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान देने वाला कौन थे? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया। ठीक है। अशोक ने दिया और रुद्रदामन ने दिया। ठीक है भाई। तो 2, 3, 4 तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। इस तरह से आपको इसको समझना है।
चलिए प्रश्न क्रमांक 28वां क्या कहता है दोस्तों, तो मौर्य नरेश के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है। मौर्य नरेश के बारे में पूछे, संस्कृति, कला एवं साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश का साम्राज्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई डी, और डी में क्या है 1 2 4, ठीक है ना, 1 2 4 पहला, दूसरा और चौथा जो है इसका सटीक आंसर है। क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 ले लिया है। सवाल नंबर 29 है, सौराष्ट्र में नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के निम्न में से किस गवर्नर ने कहा कि प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किया था। सुदर्शन झील का निर्माण ए पुष्यमित्र, बी पुष्यमित्र, ए पुष्यगुप्त, सी पुष्यभूति या डी पुष्यवर्मन। ये भी आपका सीजी व्यापम 2017 में आए हुए प्रश्न है मेरे दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी पुष्यभूति की, ठीक है ना। चलिए अंतिम प्रश्न है आज की सेशन का। आज की सेशन का अंतिम प्रश्न जो है कूट संकेतन से जुड़ा हुआ है, 30 क्वेश्चन है। और देखिए निम्न में से किस स्त्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। किसके शासनकाल में, अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश या दिव्यावंश। तो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। दीपवंश और महावंश ये सही है। तो साथियों आज की सेशन में हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेने का प्रयास किया है। प्रतिदिन जो है सामाजिक विज्ञान की वीडियो भी अपलोड हो रही थी, यूनिट कंप्लीट हो चुका है। एक एक करके हमारा रोज का रोज जो है एमसीक्यू आप सभी के लिए प्रोवाइड होता रहेगा। साथ ही अगर नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि निःशुल्क क्लास जो है आपको देखने से आप छूट न जाए। इसलिए हमारे साथ जुड़ेंगे, सीरीज ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।